एवरीवन, वेलकम टू आर्कियोलॉजी। इस सीरीज़ में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे कि हमारा संविधान क्या है। और ये टॉपिक हमारे हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन नहीं आते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, और दूसरा, जस्ट बिकॉज हम लोग इंडियन सिटीज़न हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फाइन, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला स्लाइड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ किस चीज़ के बारे में? इंडियन पॉलिटी। हमारे जो पॉलिटी है उसके अंडर ही क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला क्या है? इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा संविधान जो है वो कैसे बना। और दूसरा पार्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पहला पार्ट जो है, वी विल नॉट रीड दिस, वी विल रीड दिस पोर्शन। फाइन। और इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने दो फर्दर डिवाइडेड किए हैं दो पार्ट्स में। एक तो है बिफोर 1857 का रिवॉल्ट तो आपको पता ही होगा, और उसके पहले जो भी कंडीशन था हमारे कंट्री में, और दूसरा है आफ्टर 1857। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो ये टोटल जो ग्राफ आप देख पा रहे हो ये इंडियन पॉलिटी का है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हम लोग इस सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या क्या पॉइंट्स होने वाला है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला क्या होगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मतलब क्या हुआ जिसके कारण कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ी, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बहुत सारे पॉइंट जो है, बहुत सारी बातें जो है जो अदर कंट्री से ली गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें अदर कंट्री से ली गई हैं। तो वो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किस किस कंट्री से ली गई है, हम लोग इसमें देखेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर तीसरा हमारा प्रीएम्बल क्या होता है। फाइन। फिर देखना है हमें पार्ट्स एंड आर्टिकल्स, उसके बाद शेड्यूल, फिर अमेंडमेंट, फिर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। और एडवांस में हम लोग देखेंगे जो भी हमारे एडिशनल पॉइंट बच जाएंगे वो हम लोग एडवांस में देख लेंगे। ओके, सो हमारा ये पूरा सीरीज होने वाला है ये इस टॉपिक के बारे में, अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम हमारा पहला टॉपिक देखते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फाइन। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली दिस इज़ अ बुक। ये जो आप बुक देख पा रहे हो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखता है? तो ऐसा दिखता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स अ बुक। तो इसमें अब क्या है? पहले तो हमने ये देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन दिखता कैसा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा दिखता है। अब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ इन इंडिया। ये क्या है ना, हमारा सर्वोपरि, इंडिया में जो भी लॉ है ना, हमारे कंट्री में कुछ भी चीज़ अगर होंगे तो वो किस बेसिस पे होंगे, कोई भी अगर लॉ मतलब सबसे सर्वोपरि क्या है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। सबसे पहले जो भी अगर हमारे कुछ भी डिसीजन लिए जाएंगे तो हम किसके पास जाते हैं? ठीक है, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे गए? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को ये गाइड करता है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए वो किस बुक में लिखे हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। और एक बात और कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। ठीक है, ये सबसे लंबी और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में है। तो हमने ये देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखता है और किसे कहते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा आइडिया था, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब पहले हम लोग ये देख लेंगे ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, तो हम लोग आगे भी देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो आया था वो किसने दिया था। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। फाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जैसे कोई भी बुक लिखते हैं तो ऑथर होते हैं ना, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर उसको बनाना है तो उसमें कुछ लोग तो होंगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि ये पूरे कंट्री का एक रूल बनना है। ठीक है, तो उसमें एक जन तो काफ़ी नहीं होगा ना बनाने के लिए, तो उसमें जो भी लोग मिल करके, जिन्होंने भी मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया है, तो उसको हमने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्या हुआ था, जब 1934 में सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया है ना, वो किन्होंने दिया? एम एन रॉय ने दिया।
तो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन बाय, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एम.एन. रॉय। और कौन से ईयर में इन्होंने दिया था ये, 1934 में। 1934 में तो इनको आइडिया इन्होंने दे दिया कि भाई हमारे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आईएनसी जो था हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने क्या किया, 1935 में इसको ऑफिशियली डिमांड किया ब्रिटिश से, ठीक है, जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी हमारी कंट्री में, उनको डिमांड किया कि नहीं यार अब तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है, और तो उसके लिए हमें अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। फिर बाद में 1935 में इन्होंने डिमांड भी कर दिया, लेकिन जब एक्सेप्ट ये कब हुआ, ठीक है, तो ये हमारा जो भी बात था, इनको उन्होंने एक्सेप्ट किया 1940 में अगस्त ऑफर में जाकर के फाइनली हमें ऑफिशियली मतलब बोल दिया गया कि चलिए ठीक है आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए, ठीक है। ये इसके बाद फिर बना लीजिए का हमको वो तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946, ठीक है, 1940 में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना वो कब बना, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा बनकर तैयार हो गया। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन से एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये सारे डेट्स यू मस्ट बी रेडी विद दिस डेट्स। ओके, नाउ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अब हम लोग स्टार्टिंग से हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखता है, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1946 में। अभी हमने पढ़ा ना कि कब कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब से बनना स्टार्ट हुआ, 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे कि स्टार्टिंग कैसे हुई। तो 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है। तो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान अब क्या था, ये था हमारा 3 लोगों का कैबिनेट मेंबर था, ठीक है, जो कि ब्रिटिश से आया था इंडिया, ठीक है। वहाँ के ब्रिटिश अथॉरिटी ने इंडिया भेजा कि आप लोग जाओ, जा करके इंडियंस को मदद करो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या अराइज होता है कि कैबिनेट मिशन प्लान किस ईयर में आया था, तो 1946 में आया था। फाइन, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कैबिनेट मिशन प्लान में कौन कौन आए थे, कौन कौन मेंबर थे, तो उसमें 3 मेंबर थे। फाइन, आपको ये याद रखनी ज़रूरी है, 3 मेंबर थे और इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 मेंबर कौन थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर थे, ठीक है। तो हमारा 2 क्वेश्चन तो यहाँ से रेडी हो गया कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था और कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मेंबर थे, तो 3 मेंबर थे और तीनों के नाम लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान का एम क्या था, ठीक है। इट एम्ड to discuss the transfer of powers from the British government to the Indian leadership, मतलब इनका बस एम ये था कि उन्होंने उनके पास जो ब्रिटिशर्स के पास जो भी पावर थे अब फाइनली वो हमें सारे पावर्स देने के लिए वो रेडी हो गए थे और इनका एम यही था कि किस प्रोसेस से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लीडरशिप को अपने जो भी पावर उन्होंने सीज किए थे वो किस तरह से देंगे, ठीक है। तो इनका एम यही था, मतलब क्या हो रहा था, यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटी और यहाँ पे इंडियंस थे। अब यहाँ से 3 लोग आकर के इंडिया में आए और 3 लोगों ने मतलब बोला कि आप ये ले लो, मतलब कि पावर्स अब आपके पास में होंगे। फाइन, मतलब बेसिकली अब ये लोग हमारा कंट्री छोड़ करके जा रहे थे। ऑब्जेक्टिव अब क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान वॉज टू सेटअप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि अब ये तीनों लोग आ रहे हैं और आकर के इंडियंस को हेल्प करने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में, ठीक है, कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए और ये लोग मिलकर के क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, ठीक है। हम लोगों ने तो देख लिया पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दिखता है, हमने ये देख लिया कि कैबिनेट मिशन प्लान क्या है। अब हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा होता है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनेगा तो उसको कौन कौन लोग बनाएंगे, ठीक है, तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फाइन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही क्या बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। तो अब मेनली बेसिकली ये समझ लो ये ऑथर थे, ये सब ऑथर्स थे और ये क्या है हमारा इज अ बुक।
फाइन, जिसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया चलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे। तो सबसे शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, ओके। अब 389 मेंबर्स कैसे लिए गए थे, जैसे हमारा इंडिया था तो इंडिया में मेन क्या था ना कि बहुत सारे स्टेट्स में ब्रिटिशर्स के रूल थे, और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिसमें कि जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे राज्य राजवाड़े थे। तो जो जिन स्टेट्स पर ब्रिटिशर्स का राज था वहाँ से कितने लोग लिए गए, 296 रिप्रेजेंटेटिव लिए गए। और 96 कहाँ से लिए गए, 96 मेंबर्स लिए गए कहाँ से, जहाँ पर राजवाड़े थे, ठीक है। तो 389 ऐसा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या था बाद में, लेकिन बचा कितने ना, हमारे पास कितने मेंबर्स बचे, 299। आफ्टर व्हाट, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद में हमें 299 मेंबर्स बचे, ठीक है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन क्या आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स थे। तो आवर आंसर विल बी 389 मेंबर्स वर देयर, ठीक है। और बाकी पूछेंगे कि प्रिंसली स्टेट से कितने आए थे, तो 93 मेंबर्स थे। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स जहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था वहाँ से कितने मेंबर्स लिए गए थे, तो 296, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को एग्जाम में। नाउ अब हम देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, ठीक है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने देख लिया कि क्या होता है, ठीक है, बना अभी तक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया कि क्या होता है, कैसा दिखता है। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलकर क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हमारा क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बन गया। किसके थ्रू बना, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बना। कैबिनेट मिशन प्लान आया और आकर के उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बन गया हमारा। अब हमारा होता है फर्स्ट मीटिंग, फाइन। फर्स्ट मीटिंग अब हमारा बैठेगा, ठीक है। तो पहला मीटिंग कौन से डेट को बैठा था, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में हमारा पहला मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उस दिन कुछ विशेष बातें हुई थी, ठीक है। तो हम लोग वो देख लेते हैं कि क्या क्या हुई थी, क्या क्या बातें हुई थी उस दिन में, ये घटनाएं क्या क्या थी। तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला तो हमने क्या किया ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। जैसे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर कुछ भी आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ का कोई हेड तो रहेगा ना, तो हेड किसको हमने बना दिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको सम्मान देने के तहत, सम्मान देने के लिए हमने इनको क्या बना दिया, प्रेसिडेंट। पर ये परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या थे, हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया इनको। और ये क्या थे, वहाँ अभी तक सबसे सीनियर मोस्ट सिटीजन थे अभी, ठीक है। वहाँ पे जितने भी लोग थे उनमें से सबसे सीनियर यही थे, इसलिए हमने क्या किया ना, इनको प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। फिर दूसरा क्या हो गया, मुस्लिम लीग ने क्या बोला, मुस्लिम लीग ने बोला कि अरे भाई हम लोग तो नहीं आने वाले हैं, ठीक है, हम लोग मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मीटिंग अटेंड, क्योंकि उन्होंने डिमांड कर दिया सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे स्टेट से आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब कंट्री होता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि हमें चाहिए हमारा सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री चाहिए जिसको, जो कि पाकिस्तान होगा। तो इसलिए उन्होंने बॉयकॉट कर दिया मुस्लिम लीग को। फिर क्या है हमारा तीसरा पॉइंट, क्या, द मीटिंग वॉज दस अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, पहला हमारा क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो 9 दिसंबर को हुआ था। और फिर हमारा क्वेश्चन बनेगा कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा यहाँ पर क्या, कि मुस्लिम लीग ने फर्स्ट मीटिंग अटेंड किया था, तो नहीं, मुस्लिम लीग ने फर्स्ट मीटिंग अटेंड नहीं किया था। और फिर एक और क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा यहाँ से, कि कितने मेंबर्स ने फर्स्ट मीटिंग अटेंड की थी, तो 211 मेंबर, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। नाउ मूविंग अहेड, सेकेंड मीटिंग, ठीक है। तो पहला मीटिंग तो 9 दिसंबर को हुआ। दूसरा मीटिंग कब हुआ, एक दिन 10th को वो लोग ले रहे थे रेस्ट, ठीक है। 10th को उन्होंने गैप लिया, 11th को फिर से क्या हो गया, हमारा सेकेंड मीटिंग हो गया, 11 दिसंबर 1946। तो इसमें हम लोगों ने भी कुछ काम किए। तो क्या काम किए, हमारे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। तो हमने क्या बोला ना कि अभी परमानेंट प्रेसिडेंट बना दो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट किनको बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का
प्रेसिडेंट बना दिया गया, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। अब वाइस प्रेसिडेंट किनको बना दिया गया, तो एच.सी. मुखर्जी को बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट। एडवाइज़र कौन किनको बना दिया गया, तो बी.एन. राव को बना दिया गया, बेनेगल नरसिंह राव को बना दिया गया एडवाइज़र। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड मीटिंग से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है कि सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को। और ये तीनों पॉइंट भी आपको याद रखने ज़रूरी है। नाउ थर्ड मीटिंग क्या हुआ था, फिर इन्होंने क्या किया ना, 11 को मीटिंग के, फिर 12 को ये ड्रेस ले रहे थे, 13 को आ जाते हैं ये, फिर 13 को ये लोग मिलते हैं। 13 को मिलने के बाद अभी इस दिन क्या काम होता है, एक इंपॉर्टेंट काम होता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा किया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया था, इसी को बाद में जाकर के प्रीएम्बल बना दिया जाता है। हमारा जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बना दिया जाता है किसको, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। फाइन, चलो, तो ये 3 मीटिंग तो हमारी क्लियर हो गई। नाउ अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर आप एक छोटी सी बात जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक। ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस बुक के अंदर में क्या क्या है, ठीक है, हमने ऐसे छोटा सा तो देख लिया है, पर थोड़ा आप और अच्छे से समझ जाओ। सबसे पहला ना हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है। ठीक है, प्रीएम्बल जिसको कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, इसी को बाद में प्रीएम्बल बना दिया गया। अब प्रीएम्बल क्या होता है, बेसिकली द फर्स्ट पेज, जो फर्स्ट पेज है ना, उसमें मतलब कि बताया गया है, उसको प्रीएम्बल कहते हैं हम लोग, और उसमें बताया गया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, मेन मतलब कि जो धारणा होगी वो क्या होगी, ठीक है, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो एक पेज का प्रीएम्बल है, वो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। तो पहला पेज ये, ठीक है, इस बुक के अंदर का मैं आपको बता रही हूँ। फिर दूसरा आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, प्रीएम्बल के बाद में पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स आपको मिलेगा, तो पहला पार्ट्स यहाँ पे पहले, जैसे कि पार्ट्स के अंदर में आपको क्या मिलेगा, फिर आर्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कौन से आर्टिकल है पता है, 1 से 4, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ये कौन से पार्ट के अंदर है, पार्ट 1 के अंदर है। फिर आता है हमारा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर कौन से आर्टिकल आएंगे पता है, आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, फिर आगे चल करके पूरे पार्ट सब लोग देखेंगे। फिर एक हमारा आता है शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल आता है, शेड्यूल भी हम लोग देखेंगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं ना वो शेड्यूल में लिखे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद एक होता है अमेंडमेंट एक होता है क्या हमारा अमेंडमेंट। फाइन, अमेंडमेंट अब क्या है, देखिए, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम में क्या हुआ, उस टाइम के अकॉर्डिंग तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि अब देखो जैसा जैसा टाइम चेंज होगा वैसे वैसे रूल्स रेगुलेशंस भी चेंज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला ना कि अमेंडमेंट, उन्होंने बताया कि हाँ, अमेंडमेंट नाम की एक चीज़ होगी, मतलब संशोधन किया जा सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई भी आर्टिकल टाइम के अकॉर्डिंग लगे कि नहीं इसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, या फिर अभी जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सुटेबल नहीं है, तो उसमें हम लोग चेंजेस भी ला सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा, अमेंडमेंट। ठीक है, तो उसको ये क्या हो जाएगा हमारा अमेंडमेंट। ठीक, तो हमने ये पूरा जो भी टॉपिक है ना, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ठीक है, ये हमने देख लिया। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, सबसे पहले जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ना, तो कितने आर्टिकल्स थे, तो 395 आर्टिकल्स थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल्स थे, तो 395 आर्टिकल्स थे। तो शेड्यूल कितने थे, 8 शेड्यूल्स थे, और पार्ट्स कितने थे, तो 22 पार्ट्स थे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे संशोधन होते गए, ठीक है ना, अमेंडमेंट्स होते गए, फिर आर्टिकल्स, इस आर्टिकल्स में बहुत सारे आर्टिकल्स और जुड़ते गए टाइम के अकॉर्डिंग, तो जुड़ते जुड़ते अभी टोटल कितने आर्टिकल्स है, 470 आर्टिकल्स है। ओके, और शेड्यूल कितने, 8 से कितना हो गया ना, 12 हो गया शेड्यूल। तो एट प्रेजेंट वी हैव 12 शेड्यूल्स। ठीक है, 12 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और पार्ट्स कितने हैं, तो 25 पार्ट। पहले हमारे पास 22 पार्ट्स थे और अभी कितने हैं, टोटल 25 पार्ट्स हो गए। ओके, तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि अभी के टाइम में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, तो 12, और कितने पार्ट्स है, तो 25। ठीक है, पहले कितना थे, 8, और फिर पार्ट्स कितने थे, 22। ओके, तो हमने ये देख लिया। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे
कि मतलब कि रिलेटिंग टू अभी जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। ये भी हमारे मतलब एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आपको फालतू दिखेगा, ये सारे एक एक वर्ड, एक एक लाइन इज़ अ क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं टोटल ड्यूरेशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा, तो टोटल 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लग गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनकर तैयार होने में। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, मतलब बनकर फाइनली किस डेट में तैयार हो गया। पहला मीटिंग तो 9 दिसंबर को हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है, 1946, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। तो अब लास्ट में फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कब तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। ओके, अब बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन इस डेट को बस बनकर तैयार ही हुआ था, इन्फोर्स नहीं किया गया था। ओके, लागू नहीं किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में लागू कब से हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में लागू हो गया। ओके, टोटल सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल कितना सेशन अटेंड किया गया था, तो 11 टोटल सेशन था। फाइन, अब सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था, तो एलिफेंट था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर कौन बनाए गए थे, BN राव बने थे। ओके, फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किनको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब कैलीग्राफी क्या होता है ये आप देख लो। कैलीग्राफी होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब जो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में जो लिखते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी, और जो उसको लिखता है उसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर बोलते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो जिन्होंने लिखा था अपने ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में जिन्होंने लिखा था वो किन्होंने, उनका क्या नाम था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। ओके, तो इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखा था। नाउ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होने में कितने खर्च बैठ गए थे, 64 लाख रुपीज़ बैठ गए थे, ठीक है, 64 लाख रुपीज़ लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। नाउ टोटल मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल मेंबर कितने थे, तो 7 मेंबर थे। आगे चलकर हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में भी पढ़ेंगे, तो 7 मेंबर थे। बेसिकली ये छोटा सा आपको पॉइंट्स था रिमेंबर करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में रिपीटेड आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ओके, सो हमने ये आज का जो भी था सेक्शन ये आज यही रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर एक एक कर हम लोग धीरे धीरे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का हो जाएगा कंप्लीट। सो होप यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।